हेलो एवरीवन। दिस इज प्रियंका गोदारा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री के सॉल्यूशंस जो इस साल हमारा मैथमेटिक्स ऑप्शनल का पेपर हुआ है। सो पेपर 1 2025 एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब तक हमने दो सेक्शंस डिस्कस कर लिए हैं जिसमें से एक है लीनियर अलजेब्रा और एक है कैलकुलस। इन दोनों के सॉल्यूशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर किसी ने अब तक नहीं देखे हैं तो पीछे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपना पीवाईक्यूज का बैंक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज एटलीस्ट ऑप्शनल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे आप कोई भी ऑप्शनल ले रहे हो। क्योंकि 90% अगर क्वेश्चन सेम नहीं रहता है तो एटलीस्ट स्टाइल सेम रहता है, थीम सेम रहती है, तो आपको पता चलेगा कौन सा एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। चलिए लेट्स स्टार्ट आज का हमारा सेशन। एनालिटिकल ज्योमेट्री से इस बार यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछे हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे हैं। वैसे तो हम क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने पूरा पेपर एनालाइज किया था, बट फिर से एक बार फर्स्ट क्वेश्चन में ये कंपलसरी क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में दो पार्ट्स पूछे हुए हैं 10-10 मार्क्स के। उसके बाद एक क्वेश्चन है जो 15 मार्क्स का, ये थर्ड क्वेश्चन का पार्ट है और ये फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट है। अगर आप फर्स्ट ये वाला देखोगे तो ये सिर्फ आपको कौन की इक्वेशन निकालनी है, बहुत बेसिक है कौन पे क्वेश्चन, और वो भी बेसिक ऑफ द कौन। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है सिलेंडर से, सिलेंडर। थर्ड जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है स्ट्रेट लाइन से, स्क्यू लाइंस जिनको बोल देंगे, उनके बीच का डिस्टेंस दिखाना है, स्क्यू लाइंस। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा स्फीयर से और फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी किससे है, स्फीयर से। सो चार ही पांच चीजों से जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इन सब में एक अलग बात है कि आपको प्लेन की नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसे मैं हमेशा अपनी क्लास में भी बताती हूँ कि प्लेन, स्फीयर, कोन और सिलेंडर, इनसे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं और एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। एक थोड़ा सा टफ टॉपिक जो बच्चों को लगता है वो होता है जहां आपको 3D बहुत ज्यादा विजुअलाइज करना होता है, जैसे कि पैराबोलॉइड, हाइपरबोलॉइड और ये पैराकोनिक सेक्शन, कोनिकॉइड। तो वो वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे ही नहीं है, तो इस बार ज्योमेट्री है बहुत ज्यादा इजी रही है। चलिए वन बाय वन सोल्व करके देखते हैं कि क्या कैलकुलेटिव मिस्टेक हो सकती थी। फर्स्ट वन क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है इस प्रकार से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन whose vertex is the point 110 and whose guiding curve is this one। तो आपको एक वर्टेक्स दे रखा है और उसकी गाइडिंग कर्व दे रखी है, निकालना क्या है, इक्वेशन निकालनी है हमें कोन की। एक तो कोन जनरल डायग्राम आप बना लो, थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है। अगर मेरा ये कोन है तो मुझे क्या दे रखा है, वर्टेक्स दिया हुआ है, वर्टेक्स है 110 और उसके बाद गाइडिंग कर्व दे रखी है, ये वाली जो होती है वो है y इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर आपके पास वर्टेक्स है तो क्या आप यहाँ कोई भी जनरल पॉइंट x1 y1 z1 लेके, x1 y1 z1 या x y z जो भी आप लेना चाहो, वो एक जनरल पॉइंट ले लेंगे। लेट्स अज्यूम दैट दिस वर्टेक्स इज o, दिस इज p। क्या मुझे अब तुम इस जनरेटर की लाइन इक्वेशन बता सकते हो? नाउ जनरल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एनी जनरेटर, हैविंग, अब जनरेटर की इक्वेशन के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए बट डायरेक्शन रेशियोज भी तो चाहिए, या डायरेक्शन कोसाइंस। हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन क्या होगी, x1 माइनस 1/n इज इक्वल टू y1 माइनस 1/m एंड z1 माइनस 0/n। ये तो सबको आती है। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, एक पॉइंट माइनस सेकेंड डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो हमने एल एम एन मान लिया, यहां से लिख दो सो दैट पता चल जाए कि दिस इज अज्यूम्ड सी। अब हमारे पास है ये इक्वेशन। क्या तुम मुझे यहाँ पे कोई जनरल पॉइंट बता सकते हो कि वो जनरल पॉइंट क्या बनेगा, एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन। और उससे पहले, अगर ये जनरेटर है
ये जनरेटर है, तो ये जनरेटर कहीं ना कहीं इस गाइडिंग कर्व को भी टच करेगा। गाइडिंग कर्व को टच करने का मतलब है y इज इक्वल टू 0। सो y मीन्स कि हमेशा ये y इक्वल टू 0 रहेगा। तो क्या मैं यहाँ y इज इक्वल टू 0 पुट कर सकती हूँ? फोर से दिस सिंस line 1 also satisfies guiding curve, और अगर गाइडिंग कर्व को सेटिस्फाई करता है therefore y is equal to 0 implies what? x1 minus 1 by l is equal to minus 1 by m is equal to z1 by n. And can you tell me from here x1 और z1 की वैल्यू? सो अगर आप सिंपल सा निकालो तो x1 की वैल्यू आपके पास आ जाती है माइनस एल बाई एम प्लस वन, एंड z1 की वैल्यू क्या आ जाती है? माइनस एन बाय एम। नाउ x1 और z1, x1 y1 z1 इस तीनों इस गाइडिंग कर्व पे आएंगे तो x1 और z1 भी वहां आएंगे। नाउ x1 and z1 satisfies गाइडिंग कर्व, और क्या मैं लिख सकती हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब यहाँ क्या कर रहा है? अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो क्या होगा? पुट कर दो वैल्यूज, माइनस एल बाई एम प्लस वन का स्क्वायर प्लस माइनस एन बाई एम प्लस नो वन, सो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। थोड़ा सा और अच्छे से सोल्व करेंगे तो ये क्या बन रहा है? माइनस एल प्लस एम होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। मैं क्या कर रही हूँ? एम एलसीएम लेके उस साइड एम स्क्वायर कर देंगे। अब हमारा काम क्या है कि हम इन एल एम एन को रिमूव करें। बट रिमूव कैसे करोगे? बाय यूजिंग इक्वेशन 1। यहां से L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 माइनस वन, m वुड बी इक्वल टू y1 माइनस वन। सो से दिस इज 2। अब क्या लिखेंगे? एलिमिनेटिंग एल एम एन, एल एम एंड एन यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एलिमिनेट क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज एल एम एन हमने इंट्रोड्यूस किया है, तो ये हमें फाइनल आंसर में भी नहीं चाहिए। और जैसे ही मैं इसको एलिमिनेट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? एल माइनस एल लिखना है तो दिस वुड बी 1 माइनस x1 प्लस एम दैट इज y1 माइनस वन होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दैट इज z1 स्क्वायर is equal to 4 times m square that is y1 minus 1 whole square। अब इसको सोल्व कर लो, ये कैंसिल हो गया और हमारे पास है x1 माइनस x1 प्लस y1 स्क्वायर। सो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 y1 प्लस z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस क्या आएगा? 2y1, तो 8y1 हो जाएगा। सोल्व करो इसको। अब क्या होगा? x1 स्क्वायर माइनस 3y1 स्क्वायर, z1 तो यहीं से है, प्लस z1 स्क्वायर माइनस 2x1 y1 प्लस 8y1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और अब इसका क्या लेना है? टेकिंग द, अब x1 y1 z1 को सिंपली हमें क्या कर देना होता है? एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर देंगे। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन इज, जिसे क्या कह देंगे? बाय टेकिंग लोकस ऑफ x1 y1 z1, बाय टेकिंग लोकस ऑफ, क्योंकि x1 y1 z1 कैन बी एनी पॉइंट, x1 y1 z1 लोकस में क्या करते हैं? जिस भी पॉइंट का लोकस ले रहे हो इसको जनरल पॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो जनरल पॉइंट हमारे पास एक्स वाई जेड होता है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 8y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो दैट्स इट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको आई होप समझ आ गया होगा कि क्या करना होता है यहाँ पे। एक बार चेक कर लो कि क्या बन रहा है। क्या किया हमने? एक जनरल इक्वेशन लिख ली
जनरेटर की, और उस इक्वेशंस को बस क्या करना है, वो जनरेटर है गाइडिंग कर्व को सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद तो आपको एलएमएन ही रिमूव करने हैं। सो दैट्स इट। इतना बेसिक सिंपल क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, और सेम ही क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी रिपीट कर दिया, बस कौन की जगह क्या कर दिया है, सिलेंडर कर दिया है। चलो देखते हैं उसको कैसे सोल्व करना है। सो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। Find the equation of cylinder whose generators are parallel to the line this and that passes through the curve this. इस बार जनरेटर्स पैरेलल दे दिए हैं किसी लाइन के। सो सिलेंडर ऐसा होगा, और ये इसके जनरेटर्स होते हैं। तो एक लाइन के पैरेलल है, और इसके जनरेटर के डायरेक्शन रेशियो जो लाइन के है वही हो जाएंगे। सो डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास आ गए 1 2 3। अब जो इक्वेशन है यहाँ पे गाइडिंग कर्व की, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, जेड इज इक्वल टू 0। क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड जेड इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ जनरेटर। तो जनरेटर की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए, मतलब जनरेटर एक लाइन ही होता है। सो लेट्स अज्यूम कि इस पे ऊपर जो जनरल पॉइंट है वो x1 y1 z1 है। नाउ से दिस इज a, दिस इज b। सो इक्वेशन ऑफ जनरेटर ए बी क्या लग रही है, क्या होगा, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय l होता है। तो यहाँ एल एम एन दे रखे हैं, पीछे वाले में पॉइंट्स दे रखे थे, यहाँ एल एम एन दे दिया। y माइनस y1 divided by 2 and z minus z1 by 3. Now, this generator passes through the guiding curve. Now, this generator passes through guiding curve, the given curve लिख दो। और अगर ये गिवन कर्व से पास कर रहा है, देयरफॉर z इज इक्वल टू 0 भी पुट करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा, देयरफॉर z इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x माइनस x1 बाय 1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ z1 बाय 3। बट हमें x और y की वैल्यू चाहिए। सो क्या मैं इसको और इसको इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, क्या बनेगा, x इज इक्वल टू x1 माइनस z1 बाय 3, यही बन जाएगा। और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 माइनस 2z1 बाय 3 ना। ये दोनों x और y की जो वैल्यू आई है, इट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। सो देयरफॉर नाउ x and y satisfies and y satisfies क्या, x square plus y square is equal to 16। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस z1 बाय 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2z1 बाय 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। और अब इसको क्या करना है, सॉल्व ही करना, और कुछ नहीं बचा। सो ये क्या होगा, कैन आई टेक द एलसीएम। सो ये बनेगा 3x1 माइनस z1 होल स्क्वायर प्लस 3y1 माइनस 2z1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 9 क्या होगा, 144। नाउ कर दो स्क्वायर, 9x1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस 6x1 z1 प्लस 9y1 स्क्वायर प्लस 4z1 स्क्वायर माइनस 3 2 6 6 दूने 12 y1 z1 इज इक्वल टू 144। जो इकट्ठी टर्म्स है वो एक साथ कर लो। सो दिस वुड बी 9x1 स्क्वायर प्लस 9y1 स्क्वायर, z1 के कहाँ है, यहाँ और यहाँ, प्लस 5z1 स्क्वायर माइनस 6x1 z1 minus 12 y1 z1 minus 144 is equal to 0. Taking locus of x1 y1 z1, taking locus of x1
y1 z1 क्या बन जाएगा हमारे पास 9x² + 9y² + 5z² -6xz - 12yz - 144 is equal to 0 and which is the required equation। तो इतना सिंपल सेकंड क्वेश्चन एग्जैक्टली पहले वाले के टर्म्स पे है ना। जनरेटर की इक्वेशन लिखो और वहां से जनरल पॉइंट निकाल के क्या कर देना है गाइडिंग कर्व को सेटिस्फाई करवा दो। सो दैट्स इट। नाउ लेट्स सी कि थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने ऐसा क्या पूछा हुआ है हमसे। ये सेकंड का बी पार्ट है। तो यहाँ इन्होंने क्या दे रखा है दो लाइंस दे रखे हैं और उन लाइंस से क्या दिखानी है आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। सो मान लो एक लाइन ये वाली है एक लाइन ये वाली है हमें नहीं पता कौन सी है तो मैं इसको बोल देती हूँ x - 3/3 y - 8/-1 एंड z - 3/1। ये लाइन आपकी हो गई x + 3/-3 equal to y + 7/2 and is equal to z - 6/4। क्या तुम मुझे कोई एक जनरल पॉइंट इस लाइन पे बता सकते हो। ये पॉइंट लाइन जो है ये इन पॉइंट से पास कर रही है। x - x1/l होता है ना। तो ये जनरल पॉइंट मान लो कि a पॉइंट है और वो क्या है 3 8 3 और इसके डायरेक्शन रेशियोज को मैं d1 बोल रही हूँ वो क्या है 3 -1 एंड 1। सिमिलरली एक पॉइंट यहाँ पे कोई भी बी है और बी पॉइंट क्या होगा x - x1 होता है तो दिस वुड बी -3 y - y1 होता है तो दिस वुड बी -7 और ये क्या हो जाएगा 6 और इसके डायरेक्शन रेशियोज को मैं d2 कह रही हूँ वो है -3 2 एंड 4। अब अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ द लाइन इस फॉर्मेट में दे रखी है तो आप डायरेक्टली ही क्या निकाल सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बट उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस ये होता है मोड ऑफ b - a। एक पर से पॉइंट है वो दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर दो इनटू d1 क्रॉस d2 वेक्टर ये वेक्टर फॉर्मेट में है डिवाइडेड बाय मोड ऑफ d1 क्रॉस d2। तो यहाँ आपको ये दो तीन चीजें चाहिए होगी। क्या तुम मुझे डायरेक्टली b - a निकाल सकते हो ना। b - a मीन्स कोऑर्डिनेट वाइज सब्ट्रैक्शन होगा। तो b है आपका -3 -7 6 - a दैट इज 3 8 3। फिर से यही हो गया 3 8 3 ये पॉइंट क्या बन गया -6 -7 -8 -15 एंड 6 -3 दैट इज 3। सो हमारे पास b माइनस तो a तो आ गया। अब निकालना है d1 क्रॉस d2। सो यू हैव टू अज्यूम d1 और d2 क्या है वेक्टर्स हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स की होती है। तो i j k अगर आपको एक पॉइंट दे रखा है तो क्या आप उसका पोजीशन वेक्टर बता सकते हो। d1 को हम इस तरीके से लिखते हैं 3i - j + k इस टाइप से लिख सकते हो। वहीं d2 को हम क्या लिख सकते हैं -3i + 2j + 4k where i j and k are unit coordinate vectors। so d1 पहले आएगा 3 -1 1 और ये क्या हो जाएगा -3 2 4। अब d1 क्रॉस d2 क्या आप कैलकुलेट करके बता सकते हो क्या आएगा d1 क्रॉस d2 कैलकुलेट कर लो आई। और ये भी एक वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो लिख लेंगे हम आई दिस वन वुड बी -4 -2 -j। सो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस माइनस +3 +k this would be 6 or minus minus plus and then again minus, so this turns out to be -6i -15j और बाई चांस सेम ही आ रहा है +3k
क्या आप मेरे को मोड बता सकते हो? मोड ऑफ D1 क्रॉस D2 क्या हो जाएगा? दिस वुड बी अंडर द रूट स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 36 प्लस 225 प्लस 9। ये कितना होता है? अंडर द रूट 9 और 6 और 5 11 और 9 20 2 2 और 3 5 और 2 7 270। ठीक है, अब सारी वैल्यूज क्या करेंगे? पुट करेंगे तो नाउ स्क्यू लाइंस के बीच का जो डिफरेंस है b माइनस ए मीन्स -6i -15j प्लस 3k डॉट D1 क्रॉस D2 -6i -15j प्लस 3k डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 270। क्या बना? फिर से वही बनना है ऊपर 36 प्लस 225 प्लस 9 डिवाइडेड बाय रूट 270। और ये क्या हो गया? 270 बाय रूट 270। सो मेरे पास वैल्यू जो आई है वो है अंडर द रूट 270। क्या आप इसको सोल्व कर सकते हो? तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 9 इंटू 30 और 9 बाहर आ जाएगा। दिस वुड बी 3√30। और तो इससे ज्यादा सोल्व नहीं कर सकते। सो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक तरीका और भी था, वो मैं थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट में बता सकती हूँ। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है बट आपको पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो हमें अगर लाइन इस फॉर्मेट में दे रखी है तो एक जनरल पॉइंट निकालेंगे। जनरल पॉइंट जो भी आएगा उसको हम ए कह देंगे। और वो जनरल पॉइंट क्या होगा? यहाँ से कोई R1 ले लो और इधर से कोई R2 ले लो। जनरल पॉइंट जो वहां आएगा वो आएगा 3R1 प्लस 3 देन -R1 प्लस 8 और R1 प्लस 3। बी जो आपका जनरल पॉइंट आएगा वो यहां से क्या आ जाएगा? -3R2 -3 2R2 -7 एंड 4R2 -6 प्लस 6। अब आपको क्या करना है? आपको मानना है कि किसी R1 और R2 के लिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर ए बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो मैं ये ब्लू पेन से कर देती हूँ सो दैट आपको डिफरेंस समझ आ जाए। अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो ये लाइन जो आपकी आएगी ए बी वो परपेंडिकुलर होगी इसके भी और इसके भी। तो आपके पास दो इक्वेशंस आएंगी। कैसे? इस ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकालो, बी माइनस ए करके डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकालना है। मान लो कि वो आपके अल्फा बीटा गामा आ गए, निकाल तो सकते ही हो। दो इक्वेशंस कैसे आएंगी? ये लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियो अल्फा बीटा गामा है वो परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के। तो आपको 3 अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 और यहां से इससे इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस आ गई। क्या आप उसको सोल्व करके अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हो? वो जो दो इक्वेशंस आई है, दोनों इक्वेशंस जो आपकी आएंगी वो R1 और R2 में आएंगी। तो दो कॉन्स्टेंट्स है आपके पास और दो ही क्या आ गई? इक्वेशंस आ गई। वहां से क्या निकालना है? R1 एंड R2 फाइंड आउट करो। फाइंड जैसे ही R1 और R2 आ जाए आपके पास कोऑर्डिनेट एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ए और बी के, और फिर पॉइंट फॉर्मूला से क्या निकाल देना है? डिस्टेंस निकाल देना है। तो वो दूसरा पार्ट है। अगर आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना आसान होता है तो आप उससे तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो डू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस बहुत बार पूछा जाता है। तो दिस इज द अल्टरनेटिव। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा, क्योंकि मुश्किल इसमें भी कुछ नहीं है। दैट्स इट। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको कवर करके लिख लेना कहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्फीयर से है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द स्फीयर व्हिच पासेस थ्रू द सर्कल दिस। सर्कल क्या है? एक स्फीयर और प्लेन कंबाइन एंड टचेस द प्लेन दिस। तो ऐसा कुछ है कि आपको एक सर्कल दे रखा है और कंबाइंड इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द सर्कल क्या होता है? इक्वेशन ऑफ द स्फीयर फ्रॉम ए गिवन सर्कल। ये बहुत बेसिक
टाइप ऑफ द क्वेश्चन है जो यूपीएससी पूछती है, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y प्लस 4z माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये होती है इक्वेशन ऑफ स्फीयर की इक्वेशन। अब मेन काम क्या है, आपको ये लैम्डा निकालना है। बट लैम्डा निकालोगे कैसे? लैम्डा निकालने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो स्फीयर है ना जो आपको चाहिए, इट शुड टच द प्लेन। तो मान लो कि जो हमारा ये स्फीयर है वो ये वाला आ रहा है, ठीक है। अगर ये प्लेन ये वाला है, कि प्लेन कौन सा है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। क्या इस स्फीयर को आप जनरल फॉर्म में लिख सकते हो? जनरल फॉर्म मीन्स जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है स्फीयर की। तो मैं x के कोफिशिएंट्स इकट्ठा करूंगी, वो क्या होंगे, -2 प्लस 2 लैम्डा x, y के कोफिशिएंट्स 2 प्लस लैम्डा y, z के कोफिशिएंट्स 4 प्लस लैम्डा z, और कांस्टेंट क्या है, -3 -4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। और यही ठीक है। अब जनरल इक्वेशन जो स्फीयर की होती है, क्या तुम मुझे इससे इसका सेंटर बता सकते हो? तो सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, सेंटर ऑफ वन, ये है 1, इज व्हाट, माइनस ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। माइनस करेंगे तो 1, 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा। देन ये होता है ना -u -v -w, ये होता है सेंटर कब, जब टू एक्स का कोफिशिएंट 2u हो, y का कोफिशिएंट 2v हो, और w का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट 2w हो। तो यहां से क्या हो जाएगा, -1 माइनस लैम्डा बाई 2, ये क्या होगा, -2 माइनस लैम्डा बाई 2। ये हमारा क्या आ गया, दिस इज द सेंटर। सेंटर है 1 माइनस लैम्डा, -1 माइनस लैम्डा बाई 2, और -2 माइनस लैम्डा बाई 2। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये प्लेन इस स्फीयर को टच कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस प्लेन की, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, और कुछ नहीं तो रेडियस ही तो है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो क्या तुम मुझे इस स्फीयर की रेडियस भी बता सकते हो? रेडियस क्या होती है, अंडर द रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। u स्क्वायर मीन्स दिस वन, 1 प्लस 1 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर -1 माइनस लैम्डा बाई 2 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस लैम्डा बाई 2 होल स्क्वायर माइनस डी। माइनस डी मीन्स दिस इज डी, तो ये माइनस ऑलरेडी वहां माइनस के हैं दोनों टर्म्स, तो ये हो जाएगा +3 प्लस 4 लैम्डा। देखते हैं इसको सोल्व करके ये रेडियस क्या बन रही है। अब 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा, ये क्या बनेगा, +1 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 4 प्लस लैम्डा, ये क्या बनेगा, 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस 4 लैम्डा। सोल्व कर लो भाई, क्या बन रहा है। अगर मैं इसको फर्दर सोल्व कर लेती हूँ तो ये मेरे पास बनता है, दिस इज लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा स्क्वायर बाय 4 है, ये लैम्डा स्क्वायर बाय 4 है, तो हमारे पास लैम्डा स्क्वायर बाय 2 हो गया, तो 3 लैम्डा स्क्वायर बाय 2, लैम्डा के कोफिशिएंट -2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, लैम्डा 4 लैम्डा, so दैट मीन्स 5 लैम्डा, है ना। और अब कॉन्स्टेंट्स की बारी है, तो 3 4 7 और 2 9, तो हमारे पास क्या आ गया, रेडियस भी आ गई। अब इफ 3x plus 4y is equal to 14 touches plane sphere 1 then क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकाल सकते हो, क्या आएगा, ऑब्वियसली एक्स वाई की जगह ये वैल्यूज पुट कर लो, जेड तो वहां है ही नहीं, सो ये होगा 3 इंटू 1 माइनस लैम्डा प्लस 4 इंटू -1 माइनस लैम्डा बाई 2 -14 अंडर द रूट
9 प्लस 16 इज इक्वल टू अंडर द रूट रेडियस इक्वल होता है, तो दिस वुड बी 3 लैम्डा स्क्वायर बाय 2। ये कॉन्सेप्ट समझ आया ना? अगर टच करेगा तो सेंटर से प्लेन की डिस्टेंस रेडियस के बराबर ही तो होगी, हमने वही किया है, सेंटर से प्लेन की डिस्टेंस निकाली और उसको पुट कर दिया रेडियस के इक्वल। अब सिर्फ इसको सोल्व करना बचा है। तो अगर मैं इसको लिखूं यहां से तो क्या होगा, ये तो 5 हो जाएगा, तो दोनों साइड से मेरे पास क्या बनता है, दिस इज 3 माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 2 लैम्डा माइनस 14 डिवाइडेड बाई 25 से 5 हो जाएगा अंडर द रूट 3 लैम्डा स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 लैम्डा प्लस 9। सो दिस टर्म्स आउट टू बी, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा, -1 माइनस 14 माइनस 15 और माइनस 5 लैम्डा मॉडुलस डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू रूट ऑफ दिस वन। सो क्या मैं इसको डायरेक्टली थोड़ा सा क्या लिख दूंगी, 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -15, दैट मीन्स -5 प्लस, नॉट प्लस, वो भी माइनस ही रहेगा, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 लैम्डा स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 लैम्डा प्लस 9। अब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगी तो ये दिस वुड बी 25 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 लैम्डा इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर, और इसको भी मैं 2 इधर कर देती हूँ, तो ये क्या होगा, 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 लैम्डा, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद ही होगा, प्लस 18। तो यहां से 50 आ रहा है प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 20 लैम्डा इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 लैम्डा प्लस 18। और फर्दर अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ तो मेरे पास आता है लैम्डा स्क्वायर, इसको इधर ले गए, -10 लैम्डा -10 लैम्डा, और ये क्या वैल्यू बचती है, माइनस ऑफ 18 जाने पे 20 जाने पे 30 बचते, अब 32 है इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या क्या बनता है आपके पास वो एक बार देख लो, पर उससे पहले चेक कर लेना कि कैलकुलेशंस जम बिल्कुल ठीक हो। मेरे पास -2 2 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 4 प्लस लैम्डा, थोड़ा सा इंश्योर कर लेते हैं ना, वैल्यूज जो जो आपकी आ रही है यहाँ पे आती है, नीचे 5 है इज इक्वल टू रेडियस है, ठीक है। और यहाँ से सोल्व करके अब देखो लैम्डा की वैल्यूज निकालनी है आपको, क्या क्या बनती है। सो क्या आप इसको सोल्व कर सकते हो, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज 10 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर 100 माइनस 4 AC, तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8 4 3 12 डिवाइडेड बाय 2A। अब ये आपकी वैल्यूज आ गई दो, यहां से 110 प्लस माइनस अंडर द रूट 228 डिवाइडेड बाय 2। क्या मैं इससे 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो दिस वुड बी 10 प्लस माइनस 4 कॉमन आते ही बाहर 2 अंडर द रूट 4 5 20 4 7 28 डिवाइडेड बाय 2, ये होगा 5 प्लस माइनस अंडर द रूट 57। एक बार कैलकुलेशंस पे मुझे डाउट है तो लैम्डा की वैल्यूज की कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। अगर सेम ये दो वैल्यूज आएंगी और उन दोनों वैल्यूज को यहाँ की लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे, आपके पास स्फीयर की दो इक्वेशंस आ जाएंगी। सो थोड़ा सा एक बार इसको चेक कर लेना है, एंड दैट इज हाउ यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन। फिर दोनों जो लैम्डा की वैल्यू आती है बैक सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 1 में, एंड दैट वुड बी योर आंसर। सो दैट्स इट। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन था, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक है तो फिर इजीली भी हो सकता है। इसको दिखाना कहना है, वैसे यूज होना है इसमें पीछे वाले क्वेश्चन का ही कॉन्सेप्ट। शो दैट देयर इज नो टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर दिस दैट कैन पास थ्रू द स्ट्रेट लाइन। हम मान लेंगे इफ पॉसिबल दिस हैपेंस, देन प्लेन क्या होगा, लेट दिस इज द स्फीयर और प्लेन है ये। अगर कोई प्लेन है तो वो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई
plus cz plus d is equal to 0 because this is general equation of plane. और स्फीयर ये दे रखा है तो क्या तुम मुझे इसके सेंटर बता सकते हो? सेंटर क्या होता है? माइनस यू दैट इज 2, माइनस वी माइनस 1 एंड माइनस डब्ल्यू तो दैट इज प्लस 2. रेडियस बता सकते हो क्या? वो भी देखेंगे क्या बनता है क्या नहीं. बट साथ में कह रहा है कि कोई भी प्लेन ऐसा नहीं होगा जो इससे पास करे. सो हम लिखेंगे कैसे? लेट, इसको 1 बोल देना, लेट ए एक्स प्लस बी वाई plus cz plus d is equal to 0 is a tangent plane to 1 is a tangent plane to equation 1 and this plane contains and if possible क्योंकि हमें नहीं पता करता है नहीं and if possible this contains लाइन कौन सी है? x plus 6 by 2 is equal to y plus 3 is equal to z plus 1. तो इसको मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगी, ये 1 हो गया. क्या तुम मुझे जनरल पॉइंट बता सकते हो? एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन इज 2t, ऐसे ही लिखेंगे 2. एनी जनरल पॉइंट ऑन 2, एनी जनरल पॉइंट on 2 is which one? 2t minus 6, t minus 3 and t minus 1. Now, अगर ये लाइन इस प्लेन के ऊपर लाई करती है तो दिस पॉइंट वुड सेटिस्फाई दिस प्लेन डेफिनेटली, सिंस नाउ this point lies on ax plus by plus cz plus d is equal to 0. therefore क्या होगा? xyz की वैल्यू पुट करो. so a times 2t minus 6 plus b times t minus 3 plus c times t minus 1 प्लस d इज इक्वल टू 0. हमें क्या करना है? हमें ये टेंजेंट प्लेन दिखाना है कि ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा. हमें मतलब ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है और उसमें कुछ कंट्राडिक्शन आनी चाहिए. सो देखते हैं कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं. ये इक्वेशन अब t और कांस्टेंट में बना सकते हो क्या? सो मुझे t के कोफिशिएंट्स इकट्ठे करने हैं. दैट वुड बी 2a प्लस b प्लस c इंटू टी. बाकी क्या हो जाएगा? -6a -3b -c प्लस d इज इक्वल टू 0. अब ये लाइन क्या मैं इसको 0t प्लस 0 लिख सकती हूँ? तो t का कोफिशिएंट भी इक्वल टू 0 होगा और दिस कांस्टेंट वुड बी आल्सो इक्वल टू 0. सो दिस इंप्लाइज 2a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड -6a -3b -c प्लस d इज इक्वल टू 0. क्या मैं यहाँ से d की वैल्यू निकाल सकती हूँ? तो मैं यूज करूंगी थोड़ा सा मेरा यहाँ से सिस्टम, और आप इससे क्या करोगे? c इज इक्वल टू d. सो दूसरी साइड जाते ही ये सभी क्या हो जाएंगे? प्लस. सो हमारे पास d की वैल्यू आ गई. क्या मैं ये d की वैल्यू अगेन प्लेन में पुट कर दूं? से दिस इज 3. बैक सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू, और d के साथ साथ हम एक वैल्यू और भी निकाल सकते हैं. यहां से b की भी निकाल लू क्या? -2a -c. तो सब्स्टिट्यूटिंग दोनों वैल्यूज 4d एंड b इन इक्वेशन 3 क्या बन जाएगा? ax प्लस बी वाई, बी की जगह -2a -cy प्लस, ये क्या है? प्लस cz, c की तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, प्लस d की वैल्यू थी हमारे पास दैट इज 6a प्लस 3b, और b की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करूंगी मैं, मेरे पास जो आई है 3b. b की वैल्यू क्या है? -2a -c प्लस c इज इक्वल टू 0. यही हो गया ना? 3b प्लस c. हाँ, और इसको थोड़ा सा और अच्छे से ऑर्गेनाइज करें तो ax प्लस -2a -cy प्लस cz प्लस 4a -3c प्लस 2c. तो 2c
इज इक्वल टू 0, -3 + 1, ठीक है, -2c इज इक्वल टू 0। नाउ सो दिस इज 5। अब क्या होगा, इफ ax plus by touches ax plus by plus cz plus d is equal to 0 is tangent to given sphere to 1, then what would happen, पीछे वाला कॉन्सेप्ट, इसके सेंटर से इस प्लेन की डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू इट्स रेडियस। तो इसकी रेडियस भी बतानी है, रेडियस क्या हो जाएगी, ये वाली रेडियस अंडर द रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर दैट इज 4 + 1 + 4 -4, तो ये हो जाता है √5। सो ये इस प्लेन की, यही प्लेन बन गया ना, इस पॉइंट से डिस्टेंस, तो एक्स वाई जेड की जगह ये सेंटर पुट करेंगे, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2a, y की जगह -1 पुट करते हैं, दिस वुड बी +2a + c प्लस 2c प्लस 4a -2c अंडर द रूट प्लेन के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस 2a प्लस c होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है √5। अब सोल्व करो जरा, यहां से क्या बन रहा है 4a + 2a + 2a, 4 4 8 है, 8a, और यहां से क्या बन रहा है 2c + 1c, c कट गया, एक माइनस की वैल्यू पुट की मैंने यहां से, और दिस इज 4a, 2 + -2c, ये -2 है, माइनस था ना, तो ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है 4a + c, 4a सेलेक्ट हो जा भाई, 4a + c अंडर द रूट, नीचे हमारे पास क्या आ रहा है a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4ac प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू √5। दोनों साइड स्क्वायर कर लू क्या, ये बनेगा 16a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 8ac, और दूसरी साइड दिस वुड बी 5 इंटू a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, 5a स्क्वायर, फिर 2c स्क्वायर प्लस 4ac, एंड इफ आई डू सोल्व दिस वन, तो 25a स्क्वायर माइनस 16 है तो 9a स्क्वायर प्लस 4ac 20ac माइनस दिस तो 12ac, और 10ac 9c स्क्वायर, ये इक्वेशन क्या आ गई 3a स्क्वायर प्लस 4ac प्लस 3c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास जो इक्वेशन है ना, इससे क्या बन रहा है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इनटू, आइदर आप इसको अज्यूम कर सकते हो कि ए में क्वाड्रेटिक है या सी में, दोनों में हमें चाहिए ए और सी दोनों में से किसी एक की वैल्यू मिल जाए, तो आई विल अज्यूम कि जो इक्वेशन 6 है, 6 इज क्वाड्रेटिक इन ए, इज क्वाड्रेटिक इन ए। अगर ये क्वाड्रेटिक है ए में, सो क्या तुम मुझे इसके रूट्स बता सकते हो, सो ए वुड बी -b दैट इज -4c, और रूट्स ऐसे नहीं, रूट्स तभी एग्जिस्ट करेंगे जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट वुड बी ग्रेटर देन 0, क्या है डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। सो पहले डिस्क्रिमिनेंट ही निकाल लेते हैं, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 6 क्या बनेगा, b स्क्वायर -4ac होता है, b स्क्वायर यहां से क्या होगा 24, b स्क्वायर नॉट 24, 16 आई थिंक, 4 है ना, तो 4 का 16c स्क्वायर -4ac, तो 4 और 9 9 36, 36c स्क्वायर, ये कितना हो गया -20c स्क्वायर। बट अगर मुझे ये रियल रूट चाहिए, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट ये वाली वैल्यू सी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है, 20 भी 0 होगा, तो ए की चॉइस है, देयरफॉर क्या होगा
सी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि सी जीरो होते ही डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाता है, तो बात बन सकती है। बट जैसे ही आपने सी इज इक्वल टू जीरो लिया, तो व्हाट इज बी? बी तो हमने यहां से निकाला था ना, बी इज इक्वल टू -2a, और साथ में b इज इक्वल टू -2a यहां पुट करते हैं, c इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, तो आपका क्या आ जाता है, a इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो। सो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू जीरो, b इज इक्वल टू जीरो। और जैसे ही ए और बी सी तीनों जीरो हो गए, तो जो प्लेन हमने लिया था वो तो डी इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो क्या कांस्टेंट इक्वल टू जीरो कोई प्लेन बनेगा? सो देयर एग्जिस्ट नो सच टेंजेंट प्लेन, यही तो दिखाना था कि ऐसा कोई टेंजेंट प्लेन एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो आपको यहां से ए बी सी की वैल्यू चाहिए थी, थोड़ा सा ट्रिक देखो, कॉन्सेप्ट तो वही लगना है कि अगर टेंजेंट प्लेन है तो सेंटर से प्लेन का डिस्टेंस जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू रेडियस, बट उसको यूज करके बाद में आपको जो टेंजेंट प्लेन है उसकी इक्वेशन ये दिखानी है कि एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसका मतलब आपके पास ऐसे ए बी सी ही एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, और वो हमने यूज किया क्वाड्रेटिक का। तो थोड़ा सा इसको और अच्छे से यूज करना है, और देख लेना कि जैसे ही आप ये वैल्यू c इज इक्वल टू जीरो यहां पुट करते हो, तो b इज इक्वल टू -2a आ जाएगा, और b इज इक्वल टू -2a पुट करते हैं यहां से जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। सो ऐसा करने पर आपके पास क्या बनेगा कि हमारे पास जो चीजें आई है वो एग्जिस्टिंग ही करती है, एंड दैट इज वाई कि आपका जो ऐसा कोई टेंजेंट प्लेन नहीं है जिस जो इस लाइन को कंटेन करते हो, तो इस तरीके से आप इसको क्लियरली दिखा सकते हैं। सो दैट्स इट। इसी के साथ हमारे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।